हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, हमारे लिए वो कैसे यूजफुल हैं, हार्मफुल कैसे हैं, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। So let's start with the definition of microorganisms. So what is microorganism? Student, in our surrounding, हमारी सराउंडिंग में एवरीवेयर माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट होते हैं। चाहे हम सॉइल देख लें, वाटर, एयर, एवरीवेयर हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, जिस वजह से हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकेंगे। अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए हमें किसी ना किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो डेफिनेशन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? are living organisms are living microscopic, आप लिख लो, are living microscopic मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। living microscopic organisms cannot be seen with naked eye, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और वी कैन सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं हमारी सराउंडिंग में, प्रेजेंट इन सॉइल, प्रेजेंट एवरीवेयर, like soil, water, air, even in hot springs also। कुछ हमारे पास कुछ यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और पोलर रीजन में भी। पोलर रीजन में आपको पता है बहुत ज़्यादा आइस होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो पोलर रीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ एक्सेप्शनल या कुछ यूनिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ बुक्स में 5 टाइप के भी हैं, लेकिन इन द एनसीईआरटी उन्होंने दिया है कि 4 टाइप के हमारे पास, हम 4 ब्रॉड क्लासेस में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। ये क्लासेस क्या हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगस और फंजाई। यू कैन, कुछ बुक्स में वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लास में लिखे गए हैं, लेकिन इन द एनसीईआरटी उन्होंने बेसिकली लिखा है कि जो वायरसेस हैं ये हम कंसीडर नहीं करते इन द क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं दे आर लिटल
डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इनको हम कंसीडर नहीं करते इस क्लास में, तो सेपरेटली हम इसको स्टडी करेंगे वायरसेस को। बेसिकली वायरसेस भी बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लेकिन क्यों हम इनको कंसीडर नहीं करते टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इनको एक स्पेशल अलग से क्यों रखा गया है वायरसेस को, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। आप वायरसेस को यहाँ पे लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बुक, जैसे भी आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन हम स्टडी जरूर करेंगे वायरसेस के बारे में भी। और जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं एक एक करके हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में देखेंगे क्या है। स्टूडेंट, बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स हमारे पास ऑर्गेनिजम्स टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एक होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर, मैं साइड पे लिख रही हूँ मल्टी सेलुलर। क्या मतलब है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का? आपको पता है भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, एक सिंगल सेल से बना है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल से बना है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम अपनी एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, जिस वजह से हम कौन से ऑर्गेनिज्म है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया जो है उनकी जो बॉडी है वो एक सिंपल सिंगल सेल से बनी होती है, जिस वजह से उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, आप कुछ भी लिख लो, सेम ही मीनिंग है। एक तो ये बात हो गई बैक्टीरिया के बारे में भी, वो यूनिसेलुलर होते हैं। सेकंड जो है, बैक्टीरिया जो है ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर। तो ये भी है हमारे पास बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद है बैक्टीरिया जो है इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। बैक्टीरिया जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स वी डिवाइड बैक्टीरिया इनटू 4 ग्रुप्स। बैक्टीरिया को हम मेन 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनकी शेप को देख के। तो ये कौन कौन से ग्रुप हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास बैसिलस। बैसिलस जो होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, इनकी जो शेप होती है ये रॉड शेप होती है। इनकी जो शेप होती है रॉड शेप्ड। ये क्या होते हैं? रॉड शेप्ड। रॉड शेप मीन्स सिलेंड्रिकल, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक दिस। दे आर रॉड शेप्ड, ऐसे लंबे, जैसे कि हमारे पास टैबलेट्स होती हैं, लाइक दिस। तो ये है रॉड शेप, इनको हम बैसिलस बैक्टीरिया भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास विब्रियो। सेकंड टाइप है विब्रियो ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये होते हैं हमारे पास कॉमा शेप। आप जब लिखते हो कॉमा, ये कॉमा शेप्ड होते हैं, तो ये बिल्कुल कॉमा की तरह नजर आते हैं। तो देखिए कैसे कॉमा शेप्ड, ऐसे जैसे कॉमा होता है, ऐसे कॉमा शेप्ड हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है। उसके बाद है कॉकस। ये होते हैं हमारे पास स्फेरिकल, राउंड, गोल, जिसे हम कह रहे हैं सिंपल। ये ऐसे हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया। ये ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, सिंगली भी हो सकते हैं। ग्रुप्स में भी हो सकते हैं और सिंगली भी। कॉलोनीज में भी ये रह सकते हैं। कॉलोनी मीन्स ग्रुप में। उसके बाद हमारे पास टाइप है स्पाइरल। स्पाइरल मीन्स स्प्रिंग लाइक, तो स्पाइरिला इनको हम बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास है स्पाइरिला, जो क्या है स्प्रिंग लाइक। ऐसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हमें दिखेंगी।
तो ये है डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, जो है रॉड शेप, कॉमा शेप, स्फेरिकल, स्पाइरला। तो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया हुए, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनका फंक्शन होता है। तो उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया की बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है, सभी बैक्टीरिया की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। देखने में बेशक वो अलग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम होगी। शेप उनकी बाहर से जैसी मर्जी है, जैसे कि आप रोटी को कोई भी शेप दे लो, रहेगी तो वो बनी तो आटे से ही है ना। तो सेम वे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया हैं, अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम होगी। तो हमारे पास बैक्टीरिया जो हैं ये इसकी बेसिकली 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो 3 मेम्ब्रेन होती हैं उनमें। जैसे कि ये बाहर वाली मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, उसके बाद इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, 3 कवरिंग्स है, मतलब इसकी 3 कवरिंग है हमारे पास बैक्टीरिया की। तो बाहर वाली जो कवरिंग है इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। इसका नाम क्या है, कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें ये कैप्सूल वाली लेयर जो है एब्सेंट होती है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होगी। उसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ड्यू टू सेल वॉल। ये हमें स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम में हमने बैक्टीरिया को कंसीडर किया, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें भी सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिस वजह से हम इसको प्लांट किंगडम में रखते हैं। उसके बाद सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर जो लेयर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 कवरिंग होगी हमारे पास, बाहर वाली कैप्सूल, उसके अंदर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हर एक सेल में आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम डीएनए या आरएनए बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारे पास, डीएनए और आरएनए, ये दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेसिकली ज्यादातर डीएनए ही होता है सेल्स में। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करते हैं, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। मींस पेरेंट के कैरेक्टर को उनके बच्चों में लेके जाने का काम किसका होता है, डीएनए का। डीएनए के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। एवरी सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेम वे इन द बैक्टीरिया सेल जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो प्रेजेंट। जैसे कि ये डीएनए है, इसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है, इसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 टाइप के सेल होते हैं जो कि हम डीएनए के अकॉर्डिंग देखते हैं, मींस जो कि हम जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग देखते हैं। वो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। आपको ये 8th चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हम बोल सकते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल है, उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती। डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट होता है, वो कहीं पे भी इधर उधर घूम सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स और इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखें, उनमें सेल भी कौन से होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो ये सेल है, इनका जो डीएनए है, मीन्स इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाहर एक वॉल होती है, मीन्स डीएनए एक वॉल के अंदर बंद होता है, जिसे हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, न्यूक्लियस। तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, मींस डीएनए के बाहर वॉल होती है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए के बाहर कोई भी वॉल नहीं होती। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर भी हैं और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं।
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर आप कहीं पे पढ़ो प्रोकैरियोटिक तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब है स्टूडेंट, जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसके अंदर एक लिक्विड होता है जेल लाइक, जिसे कि हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आप कहाँ पे भी किसी भी सेल में पढ़ोगे, राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमारे सेल्स में भी राइबोसोम्स होते हैं, हमारे सेल्स में भी साइटोप्लाज्म होता है। तो इनका फंक्शन जो है ऑलमोस्ट सभी सेल्स में सेम होता है। तो उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट भी शो करते हैं। उनकी मूवमेंट शो होने के लिए यहाँ पे एक बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजला। ये हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं हम, फ्लैजला। फ्लैजला हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह वो इजीली जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी फ्लैजला बनाए हुए हैं। उसके बाद बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम पिलाई बोलते हैं। ये मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल फाइन हेयर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पिलाई। पिलाई का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है कि जैसे कि किसी भी बैक्टीरिया ने कहीं पे अटैच होना है, किसी जैसे डिजीज कॉज करनी है, किसी होस्ट को अफेक्ट करना है, वहां पे पिलाई जो है वो क्या करेगा, कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है और बैक्टीरिया को मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। ये था स्टूडेंट बैक्टीरिया के बारे में। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, इसकी स्ट्रक्चर एवरीथिंग। उसके बाद हमारे पास है प्रोटोजोआ। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। अब है हमारे पास सेकंड प्रोटोजोआ। स्टूडेंट प्रोटोजोआ जो है ये हमारे पास बैक्टीरिया के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से इनका जो साइज है वो थोड़ा सा क्या होता है, लार्ज होता है। बैक्टीरिया से इनका साइज क्या है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हमारे पास जो प्रोटोजोआ है ये भी क्या होते हैं, हमारे पास यूनिसेलुलर, लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है और इनका जो साइज है वो क्या है, लार्जर है देन बैक्टीरिया। और जो प्रोटोजोआ होते हैं ये अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्रोटोजोआ जो है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि हम भी अपना फूड हमारी बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये बात भी आप नोट कर लो। लेकिन प्रोटोजोआ जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक मीन सॉलिड फूड को एज इट इज ही ये लेते हैं, जैसे कि हम सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, सेम वे ये भी अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट है प्रोटोजोआ में फ्रॉम द बैक्टीरिया। कुछ प्रोटोजोआ हैं वो पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट मीन्स वो किसी और की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड वगैरह लेते हैं, तो उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारे ब्लड में से वो अपना फूड लेता है और हमें मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसका नाम। तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे की सारी एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ जो हैं इनकी अगर हम स्ट्रक्चर, आपको पता ही है अमीबा की स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटोजोआ
जो हैं ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। हमारे पास प्रोटोजोआ भी क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। वो मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से शो करते हैं। जैसे कि मूवमेंट कुछ प्रोटोजोआ हैं उनमें सूडोपोडिया होता है जिस वजह से वो मूवमेंट शो करते हैं, जिन्हें हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट। कुछ प्रोटोजोआ हैं फ्लैजिला की हेल्प से वो मूव करते हैं। कुछ है हमारे पास सीलिया की हेल्प से। सीलिया जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। फ्लैजिला आपको पता है थ्रेड लाइक लॉन्ग थ्रेड होता है, जो पीछे हमने बैक्टीरिया में भी देखा। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटोजोआ हैं वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। अगर हम देखें सूडोपोडिया, हमारे पास अमीबा जो है सूडोपोडिया फॉल्स फीट, ये अपनी बॉडी को आगे मूव करेगा जब इसने मूवमेंट शो करनी है। तो ये ऐसे ऐसे अपनी बॉडी को आगे मूव करता है, इसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ये क्या है, फॉल्स फीट की तरह काम करेगा, फॉल्स फीट। तो ये था हमारे पास प्रोटोजोआ के बारे में। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूं कि प्रोटोजोआ जो है ये हमारे पास यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। अगर आप देखो कि सेंटर में मैंने एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाया है अमीबा के, ये राउंड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटोजोआ क्या हो गए हमारे पास, यूकैरियोट्स। ये क्या है हमारे पास, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक, एनीथिंग यू कैन से। आफ्टर दैट हमारे पास है थर्ड एल्गी। एल्गी जो है स्टूडेंट ये यूनिसेलुलर भी हैं। कुछ एल्गीज की टाइप हैं जो यूनिसेलुलर हैं, कुछ हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर। मैंने अभी आपको बताया है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है। कुछ सिंगल सेल से बनी हैं, कुछ मोर देन वन सेल से बनी है, मल्टीपल सेल से बनी है, बहुत ज्यादा सेल से बनती हैं। तो वो हमारे पास दोनों टाइप की एल्गीज अवेलेबल हैं। ज्यादातर जो एल्गी हैं ये मॉइस्ट प्लेसेस में हमें मिलती हैं। सेम वे इन द प्रोटोजोआ आल्सो। प्रोटोजोआ को भी मॉइस्ट प्लेसेस ज्यादा पसंद होते हैं, ये हमें गिल्ली जगह पे, पानी में, गंदे पानी में ज्यादा मिलते हैं प्रोटोजोआ। सेम वे इन द एल्गी केस, एल्गी भी जो है हमें मॉइस्ट प्लेसेस में ज्यादा मिलती है। एल्गी जो है एक तो मॉइस्ट प्लेसेस में है, और कुछ एल्गीज जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होती हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने 7th में भी पढ़ा है कि कुछ एल्गीज फंगस के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, तो उससे क्या है, उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये है एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में और क्या है, इनमें क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। एल्गीज मोस्टली कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनीज, इकट्ठे ग्रुप बनाकर एल्गीज जो हैं ये रहते हैं। वेदर दे आर यूनिसेलुलर, अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो इकट्ठे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा, हमारे पास स्पाइरोगैरा क्या है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एल्गी की। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ टाइप, वो है फंगस और फंगाई। फंगस जो है ये नॉन ग्रीन है, ये है नॉन ग्रीन। मीन्स अगर ये नॉन ग्रीन है तो ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता, मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो ये प्लांट नहीं है। आप कभी भी फंगस को प्लांट मत समझो। तो सेम फंगस जो है ये एक अलग क्लास है, लेकिन ये प्लांट किंगडम में नहीं आती क्योंकि ये नॉन ग्रीन है। इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, कोई भी फोटोसिंथेसिस जैसा सीन नहीं है। तो हमारे पास जो फंगस है ये भी यूनिसेलुलर भी है, कुछ फंगस हमारे पास, कुछ है हमारे पास मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज होती हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। यूनिसेलुलर जो फंगस है और जो एल्गी है, जो प्रोटोजोआ है, ये हम किसके अंडर देख सकते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन जो मल्टी सेलुलर एल्गीज हैं, फंगस हैं, इनको हम मैग्नीफाई ग्लास से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद फंगस जो है इसकी जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इनमें हमारे पास थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइफी, जैसे कि ब्रेड माउल्ड की स्ट्रक्चर आप अक्सर ही ड्रॉ करते हो। इनमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं। बेसिकली ये फंगस सेल ही होते हैं जिसके हम हाइफी कहते हैं। ये है हाइफी और फंगल सेल। अगर हम देखें इसके अंदर वो सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं इतना पोर्शन देखूं तो स्टूडेंट इसके अंदर मुझे दिखेगा साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस ऑल्सो, राइबोसोम्स, एवरीथिंग। इसमें बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट है। ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास हाइफी हैं सिंगल सिंगल। अगर इन हाइफी का अगर हम नेटवर्क देखें तो उसको माइसीलियम बोला जाता है कलेक्टिवली। ये पूरा नेटवर्क इधर उधर फैल जाएगा तो जिसे हम क्या नाम देंगे फिर, माइसीलियम। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फंगस होती है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये नॉन ग्रीन है। तो ये अपना फूड कैसे लेते हैं? हमारे पास जो फंगस होती है ये सेप्रोफिटिक है, ये भी आपने 7th में पढ़ा है। सेप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन है ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड मटेरियल, डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है मीन्स कहीं पे भी कोई वेस्ट पड़ा है, कहीं पे भी कोई डेड वेस्ट है, वहां पे फंगस उसके ऊपर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और उनके जो हाइफी हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। ये हाइफी मान लो ये कोई भी डेड डिकेइंग मटेरियल पड़ा है, इसके ऊपर जो ये हाइफी हैं ये बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके ये कुछ केमिकल्स को छोड़ते हैं। कुछ केमिकल छोड़ेंगे तो उसमें से क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ये सिंपल फॉर्म में चेंज करके उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मींस एब्जॉर्ब कर लेंगे डायरेक्टली। तो ये ऐसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फंगस के बारे में ये था। उसके बाद है वायरसेस। स्टूडेंट वायरसेस जो हैं ये क्यों डिफरेंट होते हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? वायरसेस जो हैं ये बहुत ही यूनिक होते हैं। देखिए कैसे। यस स्टूडेंट, वायरसेस ये यूनिक क्यों हैं? क्योंकि वायरसेस हमारे पास नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग दोनों ही करैक्टर शो करते हैं। ये कैसी है? अगर वायरसेस डायरेक्टली किसी एनवायरमेंट में है, जैसे कि वायरसेस सॉइल पे पड़े हैं, वाटर पे पड़े हैं, एयर में हैं, तो उस टाइम पे जो वायरसेस हैं ये बिल्कुल ही नॉन लिविंग की तरह होते हैं। अगर कोई वायरस किसी लिविंग के अंदर एंटर कर जाता है तो उस टाइम पे जो वायरस हैं ये नॉन लिविंग से किस में चेंज हो जाते हैं, लिविंग। जब वायरसेस बाहर हैं किसी बॉडी से तो उस टाइम पे वो नॉन लिविंग होते हैं। मींस ना वो कोई मूवमेंट शो करते हैं, ना कोई रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ना न्यूट्रिशन, नथिंग, कुछ भी वो शो नहीं करते, जिस वजह से वो हमें नॉन लिविंग लगते हैं। कोई भी वो लिविंग वाला करैक्टर शो नहीं करेंगे, कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट कुछ भी वो शो नहीं करते, जिस वजह से हम उनको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है सिंपली प्रोटीन कोटिंग से बनी होती है। इनकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है। प्रोटीन कोटिंग, प्रोटीन कवरिंग होती है बॉडी में। जैसे कि ये प्रोटीन का कवर है, इसके अंदर बस जेनेटिक मटेरियल है, सिंपल इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। कोई भी इसमें सेल की तरह ऑर्गेनेलिस नहीं होते। उसके बाद लिविंग, जैसे ही हमारा कोई भी वायरस एंटर करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट। सपोज कर लो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर वायरस एंटर कर गया
तो इसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। अगर वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर है, इसकी बॉडी के अंदर चला गया, तो उस टाइम पे क्या है, वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, मींस वो मल्टीप्लाई करेगा फटाफट से, एक वायरस से दो, दो से तीन में सब कुछ वो लिविंग के जैसे अपने कैरेक्टर्स शो करना शुरू कर देगा। जिस वजह से जो वायरसेस होते हैं ये नॉन लिविंग लाइफ भी जीते हैं एज वेल एज लिविंग लाइफ भी जीते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक हैं, और इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे। बैक्टीरिया से तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिस वजह से इनको हम किसी सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये था वायरसेस के बारे में। इसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी लिख सकते हो, सेपरेटली भी लिख सकते हो। थैंक यू।